गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बॉयज एंड गर्ल्स। कल फिजिक्स का पेपर लगा हुआ है, एग्जाम का फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स लगी हुई है। मैं आप लोगों को लेके आया हूँ मास्टर वीडियो फिजिक्स का, जिसमें से फर्स्ट बुक की पूरे क्वेश्चन पूरे पॉइंट्स क्लियर हैं, जिसमें आप लोगों को कम से कम नहीं तो 99% आपके सारे पॉइंट्स फर्स्ट बुक के क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसे आप जरूर देख के जाइए और जल्दी से ज़्यादा उन बच्चों तक इसे शेयर करिए जिन बच्चों के पास पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है। ओके, थैंक यू। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका एक वीडियो, आपका पहला पॉइंट है कुलाम का नियम। अरे कुलाम का नियम किसे कहते हैं? कुलाम का नियम के बारे में बात करें तो कुलाम का नियम होता क्या है? कुलाम का नियम क्या? कुलाम का नियम। तो कुलाम के नियम के बारे में बात करें तो कुलाम का नियम होता है कि एक जो वैज्ञानिक थे हमारे, कौन थे? वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे उन्होंने एक कुलाम का नियम का प्रतिपादन किया था। तो जो प्रतिपादन किया था उन्होंने कहा था कि दो आवेश हमारे पास Q1 और Q2 आवेश हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी जो r दूरी पर रखा गया था, r दूरी पर रखा गया था बेटा, है ना। r दूरी पर रखने पर इसमें यह Q1 है, Q2 है, Q1 है या Q2 है। अगर दो आवेश है, दोनों आवेशों r दूरी पर रखा गया है बेटा, तो इनके बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्योंकि इन्होंने खुद कहा था कि आकर्षण प्रतिकर्षण बल जो लगेगा, जो अनुभव होगा, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, वह कुलाम का नियम को प्रदर्शित करता है। जैसे अब देखिए, इन्होंने कहा कि जो आवेश हमारे Q1 और Q2 है, इनका गुणनफल उसमें लगने वाले बल के अनुपाती होता है। मतलब Q1 Q2 के गुणनफल और उसके लगने वाले बल के अनुपाती होता है। पहला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं बेटा वही लिखना है, लैंग्वेज में कुछ भी नहीं बदलना है। अब दूसरा लैंग्वेज क्या है? Q1 Q2 के बीच की दूरी r के वर्ग के उसमें लगने वाले बल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती लगा देंगे, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 बन गया। समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों समीकरण दिए तो दोनों समीकरण बराबर है, तो F अनुपाती Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा बेटा। ओके, बहुत इजी मेथड में है, सिंपल है। यहाँ पर कुछ को हटाने के लिए नितांक रख दिए हैं, ये अनुपात सिंबल हटाओ तो नितांक रख देते हैं हम लोग, क्या k रख देते हैं, k Q1 और Q2 बटे r² हो जाएगा। अब k क्या है? k एक नितांक है, k क्या है? नितांक है। अब ये नितांक है, अगर k एक नितांक है, नितांक है तो k बराबर क्या होगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ जहाँ k वहाँ लिख देंगे f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ये आपका सूत्र हो गया। इसका कुलाम के नियम के अनुसार ज्ञात किया हुआ सूत्र है, इसको कहते हैं न्यूटन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। ओके बेटा, वैद्युत बल रेखाएं के बारे में करें जी, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद हमें कुछ और पॉइंट्स मालूम होना चाहिए कि जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा है, इसका मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। ओके बेटा, ओके। अब चलो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहते हैं? अगला पॉइंट से हमारा वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बात करें तो जैसे हमारे पास वैद्युत क्षेत्र, ऐसे कोई भी अगर क्षेत्र बना देते हैं, ये क्षेत्र हमारा बना हुआ है, ठीक है। ओके, वैद्युत क्षेत्र बना हुआ, इनमें से जो आपकी किरणें जा रही हैं, ऐसे करके किरणें जा रही हैं किरणें, है ना। ये किरणें जा रही हैं और ये किरणें जाती हैं, कुछ किरणें ऐसी हो रही है, कुछ ऐसे जा रही हैं, ऐसे। ओके, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? ये वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वो रेखाएं होती है बेटा जो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये अभिलंबवत खींची गई रेखाएं होती हैं। तो वो काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं वो रेखाएं होती हैं, वो काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं, जो कभी दूसरों को नहीं काटती हैं, कभी दूसरों को नहीं स्पर्श करती हैं, तो ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। ओके, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वो रेखा होती है जो वैद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं। ओके, बस इतना ही इसकी परिभाषा होती है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है
वैद्युत द्विध्रुव अगुण, वैद्युत द्विध्रुव अगुण के बारे में बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव अगुण क्या कहलाता है, कहता है कि किन्हीं दो आवेशों को अगर हम किन्हीं दो आवेशों को अल्प दूरी पे रखा है, कितने दूरी पे रखे, अल्प दूरी पे, ये Q1 है Q2, किन्हीं दो आवेशों को हम अल्प दूरी पे रखें, अल्प दूरी मतलब 2L की दूरी से है, अल्प दूरी पे मतलब L और L, तो अल्प दूरी पे रखें तो उन दोनों अल्प दूरी 2L के उसमें उपस्थित जो Q आवेश है, जो Q आवेश है उसके गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव गुण। इसे P से व्यक्त करते हैं तो क्या हो जाएगा, P इक्वल Q मल्टीप्लाई 2L। ठीक, मतलब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि किन्हीं दो आवेशों को अल्प दूरी पे रखा जाता है, तो उनके दोनों 2L मतलब उनकी अल्प दूरी 2L के तथा उसमें उपस्थित कुल आवेश Q का 2L के गुणनफल के बराबर होता है क्या, वैद्युत द्विध्रुव गुण होता है, जिसे P से व्यक्त करते हैं। किस व्यक्त करते हैं, P से। इसे वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आगुण बोलते हैं बेटा। ओके, वैद्युत द्विध्रुव आगुण, ओके, इससे व्यक्त करते हैं। ये क्या है, कुल आवेश है, और ये क्या है, अल्प दूरी की लंबाई है 12। तो अल्प दूरी मतलब अगर वैद्युत द्विध्रुव अगुण के बारे में बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव अगुण क्या होता है, वो होता है जो किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी 12 तथा उसमें उपस्थित कुल आवेश Q का गुणनफल के बराबर होता है, इसे वैद्युत द्विध्रुव अगुण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो भी किसके अनुसार, वैद्युत द्विध्रुव अगुण के ऊपर। ठीक, तो अच्छी स्थिति में बात करें, अच्छी स्थिति में बात कर रहा हूं, अच्छी स्थिति में ठीक, अच्छी स्थिति में बात करें, अच्छी स्थिति में क्या होता है, देखो मेरी बात सुनना बेटा, जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वही चीज आपको लैंग्वेज में लिखना भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ अच्छी स्थिति, जो बात जो मुंह से बोलूँ वही चीज को अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक, हमने दो आवेश लिया, माना दो आवेश लिया, ठीक, माना दो आवेश लिया Q1 और Q2 दो आवेश लिया, माना दो आवेश लिया Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी जो है 2L दूरी है, कितनी दूरी है, L और L मतलब 2L दूरी है, L दूरी पे दोनों आवेश रखे गए। अब जो यहाँ पर बिंदु जो मध्य बिंदु से O मान लिया गया, O से R दूरी पर एक बिंदु हमने मान ली, वो P बिंदु है, क्या बिंदु है, P। अगर P बिंदु है तो हमें किस पे निकालना है ना, अगर हम यही मान लें जो हम लिखे हैं बोले बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P मान लिया, अगर बिंदु P अतः बिंदु P पर ही हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर यहाँ पर Q1 से देखा जाए कितना होगा, Q1 से अगर देखा जाए Q1 के बीच की दूरी और P से कितनी होगी, R और ये प्लस L, R प्लस L हो जाएगी बेटा, और उसी तरीके आपकी Q2 से हो जाएगी, देखो Q2 ये है और Q2 से बीच की दूरी कितनी रहेगी, R में L क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो R माइनस L हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन अगर आपको अच्छा आता है तो मैं कह रहा हूँ पूरे डेरिवेशन भी वो सरल है, बहुत टफ नहीं है। ठीक, अब हमारे देखो Q1 आविष्कार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q1 आविष्कार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसमें देखते चलते हैं कि ऐसा हुआ एक दिन बेटा, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, सपोर्ट है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब मुझे एक आवेश चाहिए, वो आवेश मान लिए कि आप ही आवेश हो, ठीक, एक आप आवेश हो, एक अंक आवेश है, और मुझे एक दिन गुस्सा आई, मैंने कहा कि भैया आवेश है, ये स्टूपिड बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा बोल रहा है, इसे मैं घसीट के आता हूँ, तो मैंने इसको पकड़ा ऐसे करके और इसे घसीट कर यहाँ पे लाया। जब यहाँ पे लाया इसको खींच के यहाँ लाएंगे, इसमें क्या लगेगा बेटा, बल लगेगा, क्या लगेगा, बल। तो बल, अगर इसे बल ये एकांक आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर हाँ, मगर इसके फार्मूला अगर कूलाम के नियम को सब भी आपको बताया, कूलाम के नियम का सूत्र बताएगा, उसका यहाँ पे यूज कर देंगे बेटा एफ की जगह, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 Q2 मतलब Q नॉट हो जाएगा बटे R² अपॉन Q नॉट ना, Q नॉट से Q नॉट फिनिश हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R²।
तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है, जिसमें हमें लिखाना Q1 आवेश क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पे, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर, किसमें, बिंदु P पर, जो हम बोले इसी ना, तो बिंदु P पर E1 हो जाएगा। तीव्रता का सूत्र क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अब R यहाँ क्या है, Q1 के साथ R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके आपको Q2 पे लिखेंगे। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बेटा जो हम आपको बेसिक समझाया था। ओके, अब इसी प्रकार Q2 पे निकालेंगे बेटा। Q2 पे अगर बिंदु P पे निकालेंगे E2 हो जाएगा। E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अब Q2 का आंसर क्या है, R माइनस एल है, तो R माइनस एल हो जाएगा बेटा, R माइनस एल का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया। ठीक, अब हमें दोनों क्वेश्चन को मतलब कुल परिणाम ही निकालना, कुल तीव्रता के बारे में बात करें। कुल तीव्रता क्या होता है, E बराबर E2 माइनस E1 होता है। ओके, अगर E2 माइनस E1 होता है, अब वैल्यू रख देना है। देखो E2 वैल्यू ये है, लिख दीजिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है हमें, कॉमन ले लीजिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे बेटा, बचेगा क्या, 1 बटे R माइनस एल माइनस 1 बटे R प्लस एल। ओके, अब यहाँ पर इसको एलसीएम लेंगे, हल कर लेंगे बिल्कुल, तो यहाँ आ जाए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है ये, इसको हल करेंगे, लासा लेंगे, तो a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर, अब स्क्वायर का स्क्वायर लगेगा तो 4 हो जाएगा, और एल का स्क्वायर लगेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर है बेटा। ठीक, अब इसको देखो, ये फिनिश करेंगे, ये बचेगा, यहाँ सुन लीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL। ओके, यहाँ माइनस लगा, अब माइनस लगा, माइनस के भी गुणा करना है, बहुत ध्यान समझना, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर मतलब प्लस का होगा तो प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो 2RL आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 2RL हो जाएगा, 2RL। अब देखिए यहाँ अगर हम ले लें Q/4 पाई एप्सिलॉन बाहर है हमारा ऑलरेडी, यहाँ पर प्लस आर, ये खत्म, माइनस प्लस ये खत्म, 2RL कितना हो गया, 4RL को हम क्या लिख सकते हैं, 2Q है ना, 2L, बस 4RL लिख देते हैं अभी, 4RL। ओके, अपॉन, अब यहाँ R की पावर 4 माइनस L की पावर 4 है। ठीक, अब यहाँ तो हम यूज करते हैं 2QL, वैद्युत द्विध्रुवों पर डिपेंड कर रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुवों क्या कहता है, P बराबर 2QL होना चाहिए। ओके, अब 2QL के बारे में बनाना है, तो इसको 2 दूनी 4, हमने इसको बनाया 1/4 पाई एप्सिलॉन कर दिया, इसके बाद 2QL कर दिया, और बाहर 2 कर लिया, इसका R भी बाहर कर दिया, बटे क्या हो जाएगा, R की पावर 4 माइनस L की पावर 4। अब ये हमारा P के बराबर हो गया ना, सिंपल है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर 2P हो जाएगा R, और जो L है हमारा, यहाँ क्या लिख देंगे, R बहुत बड़े हैं L से, इसलिए L क्या होता है, छूट जाता है, L छूट जाने के कारण ये हो जाएगा R की पावर 4 बचेगा। ठीक, अब R से ये करेगा 4 को, तो 3 बचेगा, मतलब फार्मूला हमारा फाइंड हो चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2P अपॉन RQ। ये हमारा फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक, अच्छी स्थिति में, किसमें, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति सूत्र क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ आ गया। ओके बेटा, अब इसी तरीके आपको निश्चित स्थिति में बताते हैं। ठीक है, अगर आप लोग समझ में आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ओके बेटा, ठीक, चलिए, इस तरीके आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको मैथ फिजिक्स 100% आपकी बहुत अच्छी कर देंगे। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में देख लीजिए, निरक्षीय स्थिति में आप लोगों को पढ़ा होगा, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन कॉलेज पढ़ा होगा, मगर मैं बहुत इजी मेथड बताऊंगा निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में बात करें तो कैसे होता है, निरक्षीय स्थिति में बात करें तो क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है बेटा, दोनों आवेशों को रखा जाता है, ये हमारे आवेश है दोनों। ठीक, ओके, ये दो आवेश है,
Q1 और Q2, ठीक, उनके बीच की दूरी L है, O बिंदु है, O बिंदु से R दूरी पर P है, ठीक, ये निरक्षीय स्थिति है बेटा। अब मेरी बात सुनना, ये हमारी निरक्षीय स्थिति माना कि दो आवेश Q1 Q2 को अल्प दूरी पर रखा गया है, अतः अल्प दूरी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, जिसपे हमें वैद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत ध्रुव अवरोध के तौर पे। अब हमें वैद्युत ध्रुव के साथ ज्ञात करनी है, तो Q1 आवेश में बिंदु P पर निकालना है, तो हमें ये दूरी चाहिए। अब ये दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस पे लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका क्या है, आर का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, एल आधार स्क्वायर, ये कर्ण के बराबर होता है। तो आप लोग खुद जानते हो, इतना तो जानते हो, आप लोग इंटर के हो, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के वर्णन से इसको निकाल सकते हो। जो चीज इधर है वही चीज इधर आ जाएगी बेटा, है ठीक। अगर हमारी कोऑर्डिनेट्स देखा जाए तो ये सारी चीजें सेम है, मतलब बिंदु P Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अभी मैंने सूत्र बताया था, E1 बराबर 1/4 पाई साइन नॉट, ओके, Q बटे रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बट इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लगा देंगे, ठीक है। हाँ, बट इसमें क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है तो cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया हमारा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा बेटा। इसी प्रकार आपका ये Q1 पर है और ये कहता है कि इसमें Q2 पर है, ओके, Q2 पर है, सिर्फ Q2 पर। अब E2 निकालेंगे तो 1/4 पाई साइन हो जाएगा बेटा, Q बटे रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए हमारे हमको कुल परिणामी, मतलब परिणामी तीव्रता निकालनी, मतलब कुल तीव्रता निकालनी है, कुल तीव्रता के बारे में बात करें तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब E1 E2 वैल्यू देंगे हम, चलिए रखिए वैल्यू, ठीक। E1 की वैल्यू क्या है आपकी, ये Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। उसके बाद cos थीटा प्लस यहाँ लगा देंगे 1/4 पाई साइन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और cos थीटा, ओके। अब इसमें जो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमें ये पूरा मिल रहा है, ये पूरा कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, cos थीटा। अब cos थीटा तो cos थीटा है, तो cos थीटा क्या होता है, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है क्या सूत्र बेटा, cos थीटा बराबर सूत्र देखा जाए तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे का, आधार बटे आधार क्या है, L है, कण क्या है, रूट के अंदर है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ठीक। इसी पॉइंट्स को उठाकर cos थीटा रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है, हल कर देना है, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ओके, यहाँ रख देंगे 2, फिर L रख देंगे और रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये पूरा एक है, ये आधा है, 1/2 है, तो अगर 1 प्लस 1/2 काउंट किया जाए, एलसीएम किया जाए तो 2 1 जा 2 1 3, मतलब 2 के 2 3/2 आएगा, 3/2। तो जो हमारा इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे 2QL क्या हो जाएगा, 2QL, ये सबको इस साथ ले लेंगे, 2QL हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, R की पावर 2 प्लस L की पावर 2 का पावर 3/2, ठीक। अब 2QL क्या है हमारा, P है, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 2 प्लस L की पावर 2 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, है ना, 3/2। अब इसको अगर हल करें उसी तरीके, L क्या है, बहुत छोटा है, L क्या है, बहुत छोटा है, L क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो 1/4 पाई साइन नॉट हो जाएगा। और ये क्या है हमारा P अपॉन R, L बहुत छोटा है, R जो है R बहुत बड़ा है L से, इसलिए L छोड़ने पर, ठीक है। तो E बराबर क्या आ जाएगा बेटा, इसकी पावर, फिर इसकी पावर क्या, 3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ये हमारा निरक्षीय स्थिर वैद्युत की तीव्रता का निगमन हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अच्छी निरक्षीय में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100 में 100%, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओके। आप लोग नोट भी करते जाइए, रोक कर वीडियो नोट कर लेना, ओके बेटा, ठीक। और तो कह रहे नोट मत करना, बस आप लोग कंटिन्यू 3-4 बार इस वीडियो को देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ पेपर आपको बहुत अच्छा होगा,
और बहुत अच्छा ही जाएगा। और सेकेंड बुक का आपको कल मॉर्निंग टाइम में मिल जाएगा पॉइंट्स, ठीक है। ओके, कि सेकेंड बुक में ज़्यादा रेडिएशन नहीं होते हैं कम होता है ज़्यादा, बट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हमने अच्छी निरक्षी बता दिया वैद्य दुर्गा। अब मैं 5वें नंबर में आ रहा हूँ। 5वें नंबर में कह रहा है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय तो हमें मालूम है गॉस की प्रमेय क्या है। अच्छा, गॉस की प्रमेय से मालूम होता है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के बारे में बात करें। गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय के बारे में बात करें क्या होती है, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड बेटा। ठीक, गॉस की प्रमेय बताते हैं, ठीक है। गॉस की प्रमेय कहता है क्या है कि गॉस कहती है कि, सॉरी बेटा मार्कर हमारा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय के बारे में बात करें तो गॉस की प्रमेय क्या, किसी काल्पनिक गोला, कोई काल्पनिक गोला है, उस काल्पनिक गोले में, काल्पनिक गोला है, अब उस काल्पनिक गोले के बारे में बात करें तो उस काल्पनिक गोले में एक हमारा आवेश है, उस आवेश है ना, काल्पनिक गोले में ठीक कोई एक काल्पनिक गोला है। गॉस प्रमेय का बेटा, काल्पनिक गोले में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अब गॉस प्रमेय बात करेंगे। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी काल्पनिक गोले में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ओके, बिंदु पी है बेटा। ओके, अब इसकी बीच में जो दूरी है, यहाँ पर घन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, घन कोण। तो घन कोण भी बनता है, ठीक है। ओके, काल्पनिक गोले में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, ये इसकी परिभाषा होती है। अब इसे सिद्ध भी करते हैं, ठीक है। मान लिया कि बिंदु मतलब आवेश Q बिंदु O से बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स माना कि बिंदु O से बिंदु P पर Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स बात करें तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, d फाई E होता है बेटा। d फाई E बराबर E वेक्टर dA cos थीटा। ओके बेटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हल करते बेटा, ठीक। अब ये हमारे पास लिख गया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये गोला है तो इसमें शायद तो कोण तो नहीं बनेगा, है ना। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर समाकलन करते हैं। क्या करें, समाकलन करने पर समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन d फाई E बराबर इंटीग्रेशन E dA और cos थीटा का मान क्या होता है, 1 ना, cos 0 हो जाएगा, cos 0 मान 1 होता है। ओके, अब यहाँ पर अगर रखें तो d फाई E का क्या होता है समाकलन, फाई E। ओके, E हमारा कांस्टेंट E बाहर आ जाएगा और फिर dA का होगा समाकलन, है ना। dA समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, A आएगा, फाई E बराबर, ठीक। फाई E बराबर क्या आ जाएगा, E आएगा। अच्छा चलिए, ठीक। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं गॉस प्रमेय ज्ञात करना में, ठीक। E का मान रख देते हैं 1/4πε0, ओके, Q/r²। अब A क्या है, क्षेत्रफल, तो ये गोले का पृष्ठीय गोले का क्या लगाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो गोले का परिमाण, है ना। तो क्या था 4πr², ठीक। फाई बराबर, ठीक। अब देखिए, है ना, तो चाहे तो 4π से 4π फिनिश और r² से r² फिनिश, तो क्या बचा Q/ε0 फाई बराबर। तो अब देखिए यहाँ पर अगर निकाला जाए तो फाई E बराबर क्या आएगा,
क्यू का 1/SI0 गुना होता है, क्यू गुणे 1/SI0 गुना होता है। तो देखो ये ऑलरेडी फॉलो हो गए, है ना। जो हमने कहा मतलब किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद गोली पृष्ठ, काल्पनिक गोली पृष्ठ है, उस पृष्ठ में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस क्या आवेश Q का 1/SI0 गुना होता है, अतः फाई ई बराबर क्या होगा, Q गुणे 1/SI0 होता है। ये गॉस का निगमन भी आपको करा दिया। अब इसमें दो हम आपको निगमन भी देते हैं, बेलन पर और चादर पर। तो बेलन पर निगमन करते हैं और फिर चादर करते हैं, ठीक है। ओके, बेलन पर निगमन लिख लीजिए। चलिए बेलन पे बात करते हैं ना। बेलन पे गॉस की प्रमेय अगर बेलन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी बेलन पर, ठीक है। किसके अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार, ओके। गॉस की प्रमेय के अनुसार देखिए बहुत इजी मेथड, इसको भी फिनिश कर देंगे, ठीक। ओके, ये हमारे पास एक बेलन बना हुआ है। इस बेलन में एक हमने राड डाल दी, आवेशित राड है बेटा, आवेशित छड़, क्या आवेशित छड़, आवेशित छड़ डाल दी, आवेशित छड़ पड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर भी तो हमारा एक आवेश बनेगा, यहाँ मान लो बिंदु P1 है, यहाँ पर P2 है और यहाँ के बीच की दूरी P3 है, जिसका वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये आखिरी पॉइंट, ठीक है। ओके, अब देखिए जो हमने बनाया है उसी को माना लिख देना। माना एक बेलन है, उसमें एक आवेशित क्षण है, आवेशित क्षण होने के कारण उसमें P1 P2 हमारे क्षेत्र बन रहा है और P3 हमने आर्द्री पर क्षेत्र मान लिया है। अगर P1 पे देखा जाए तो क्या होता है, DA क्षेत्र होता है और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है। इसमें भी वही चीज़ होता है, DA क्षेत्र होता है और E क्या है, इसकी तीव्रता बनती है, ठीक। उसी तरीके इसमें भी है, DA क्या है, क्षेत्र बनता है और E क्या है, उसकी तीव्रता बनती है, ठीक। अब इसमें देखिए मेरे पास समझ बहुत ही बनेगा, देखिए ये कोण कितना बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है ना, 90 डिग्री का। यहाँ कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। अब cos 90 मान क्या होता है, 0 होता है ना। तो देखो P1 पर अगर हम निकालें आवेशित क्षण के कारण, आवेशित क्षण के कारण, आवेशित क्षण के कारण, आवेशित क्षण के कारण बात किया जाए तो आवेशित क्षण के कारण, है ना, आवेशित क्षण के कारण P1 पर वैद्युत तीव्रता तो क्या हो जाएगा, P1 पर वैद्युत फ्लक्स, P1 पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर वेक्टर डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ क्या जाए, वेक्टर डी ए कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है बेटा, 0, कॉस 90 क्या होता है 0, ये हो जाएगा 0। P1 पे 0 हो गया, P2 पे निकालो, P2 पर वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर हो जाएगा P2 पर E वेक्टर डी ए कॉस थीटा, तो वेक्टर डी ए कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0, तो 0 गया। अब हमारा P3 पर वैद्युत फ्लक्स, देखिए P3 पर वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर, ओके, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ ई हो जाएगा, डी ए हो जाएगा कॉस 180, ये कॉस 180 और कॉस 180 बन 1 होता है, कितना होता है 1। हमारा क्या बचा खाली ई और डी ए, डी फाई ई बराबर, ओके बेटा। समाकलन करने पर क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे डी फाई ई बराबर
समाकलन ई डी हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो ई इसका समाकलन करेंगे तो फाई ई हो जाएगा, इसका ई बाहर, इसका समाकलन करेंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है, डी ए का ए। अब देखिए ई हमें निकालना है ना गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की यहाँ लेते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार, यही लिख देते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार। तो फाई ई बराबर क्या होता है बेटा, क्यू बटे साइन नॉट होता है, तो रख देंगे यहाँ पर क्यू बटे साइन नॉट। ठीक है, तो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ई और ए क्या है, बेलन है, तो बेलन का विशेषण क्या होता है 2 पाई आर एच ना, 2 पाई आर और एच क्या है एल है। ओके, अच्छा ये आवेश क्या है, आवेश मतलब वो आवेश जो क्षण में वितरित है वो आवेश है ना, तो आवेश का मान क्या हो जाएगा क्यू बटे, क्यू बराबर हो जाएगा ये आवेश है, तो इसमें जो आवेश है वो आपका लेमडा होता है, तो लेमडा एल, एल क्या एल लंबाई हो गई, लेमडा उसमें पृष्ठीय घनत्व हो गया कितने आवेश वितरित है। अब पृष्ठीय घनत्व जो आवेश वितरित हो गया और लेमडा आपका आवेश घनत्व हो गया, एल क्या होगी आपकी लंबाई हो गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ क्यू की जगह रख देंगे क्या, लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये गुणा में तो क्या जाएगा बटे में आ जाएगा 1/2 पाई आर आर एल, 2 पाई आर एल हो जाएगा बराबर ई के बराबर। ठीक, अब देखो ये एल से ये एल खत्म, ई बराबर क्या निकला बेटा, ई बराबर निकला 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, लेमडा बटे आर, लेमडा बटे आर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे बेलन का विशेषण क्या होता है बेटा, ठीक है, तो ये 2 पाई आर सही है, इसको सही है बेटा। ठीक, अब यहाँ पर लेमडा बटे आर, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, हम लोग को ये फॉर्मूला परफेक्ट नहीं बैठता क्योंकि हमारे पास 1/4 पाई साइन का मान होता है, इसलिए हम 2 का क्या करते हैं, 2 का गुणा तथा भाग करने पर 2 का गुणा तथा भाग कर देते हैं, क्या करते हैं भाग, तो गुणा भाग करेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और 2 लेमडा बटे आर हो जाएगा। ये आपका बेलन पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आ गई गॉस की प्रमेय के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चादर पर, किसमें निकाला है चादर पर। बेटा ये 100% याद रखना, बेलन और चादर पे किसी न किसी एक का आ जाता है। ठीक है, निगमन है, डेरिवेशन है, वही इजी मैंने बताया, इतना इजी कोई बताएगा भी नहीं। ओके, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलो अब बताते हैं हम चादर पर। वहाँ जितने दोस्त उनको सबको देखिए चादर पर, इसमें चादर पर, अब चादर पे बताना है हमें, किसमें वैद्युत क्षेत्र चादर एक बनाते हैं हम लोग। इसमें एक बेलन डालते हैं, एक छड़ डालते हैं, छड़ ऐसे निकल जाएगी। ओके, चादर कैसी है, आवेशित चादर है, आवेशित मैंने भर दिया चादर को भैया। बंद करो, चिल्ला रहा है कैसे। चलिए देखिए गॉस की प्रमेय पर, देखिए गॉस की प्रमेय पर, किसमें कहना है गॉस की प्रमेय पर। गॉस की प्रमेय अगर बात करें तो इसमें आवश्यक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो इसमें भी क्या बनेगा हमारा डीए क्षेत्रफल बनेगा और वेक्टर ई क्या इसका वैद्युत क्षेत्र बनेगा। इसमें भी डीए क्या बनेगा क्षेत्रफल बनेगा और वेक्टर ई क्या बनेगा आपका वैद्युत क्षेत्र बनेगा। अगर देखो यहाँ मान लिया P1 है, यहाँ मान लिया P2 है, P1 P2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P1 P2 पर ज्ञात करनी। अगर यहाँ याद रखना वैद्युत फ्लक्स मतलब गॉस की प्रमेय के अनुसार, तो वैद्युत फ्लक्स P1 P2 पर वैद्युत फ्लक्स, P1 P2 पर वैद्युत फ्लक्स हम एक साथ कर रहे हैं बेटा। ओके, ध्यान रखना P1 पर, चलो P1 तक लिख देते हैं एक बार फिर से, P1 पर तो क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई
डी ए कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा 180 पे है तो 180 एक होता है, तो डी ए डी फाइव ई डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक, इसी तरह की P2 पर निकाल दो। P2 पर अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, डी फाइव ई बराबर ई वेक्टर डी ए, है ना। अब देखो कुल निकाल लो, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 कर देते हैं ना, P1 प्लस P2 मतलब क्या हो जाएगा, डी फाइव ई बराबर P1 पर कितना है, ई डी ए प्लस ई डी ए, दोनों दो बार है तो 2 ई डी हो जाएगा। क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन कर देंगे डी फाइव ई, समाकलन कर देंगे 2 बाहर कर लेंगे, ई डी ए लिख देंगे, फाइव डी फाइव करोगे फाइव ई आ जाएगा, अब इसका करोगे तो ई बाहर और ए का ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चादर पे है तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे, क्यू बराबर लिखेंगे पृष्ठीय है तो उसका क्या होता है, पृष्ठीय होता है सिग्मा और क्षेत्रफल क्या है ए। ओके, यहाँ करेंगे गॉस की प्रमेय का अनुसार क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट करेंगे पहली बार, फिर 2 ई ए कर देंगे। क्यू का मान क्या होता है, क्यू का मान है सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दो गुणा में तो ये क्या हो जाएगा, बटे पहुँच जाएगा 2a बराबर ई के, है, अर्थात ई बराबर आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ई बराबर क्या बचा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गॉस की प्रमेय के अनुसार। यहाँ क्या यूज करेंगे बेटा, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा, फाइव ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये पॉइंट किया गया। ओके ठीक बेटा, और आपको फिर और भी चीज़ें पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। प्लस आप लोग ये देख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर करिए, जो भी आपको ना समझ में आ रहा हो वो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कराएंगे बेटा। सिंपल है, सिर्फ निगमन भी कराएंगे तो गॉस की प्रमेय में ज़्यादा भी लेंगे। विद्युत विभव क्या होता है, किसी अगर हम एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं तो उसमें जो लगे उसमें किया गया कार्य तथा उसमें रखा हुआ आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, विभवांतर क्या है, जब किसी एकांक आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र भीतर लाते हैं तो पहले बिंदु में उत्पन्न विभव और दूसरे बिंदु में उत्पन्न विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर बोलते हैं। विभव परिवर्तन के बारे में बात करें, विभव परिवर्तन क्या होता है, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में या विद्युत धारा में, किसी विद्युत धारा में विभव के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन को, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विद्युत विभव परिवर्तन कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आपको बेटा समझा ही चुके था। चालक की धारिता के बारे में बात करें, चालक की धारिता क्या होती है, अगर चालक की धारिता के बारे में बात करें तो क्या होता है, V अनुपाती क्या होता है बेटा, चालक की धारिता चालक की धारिता बारे में बात कर रहे हैं। चालक की धारिता क्या होती है, ठीक है, कि जो इसमें किसी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर, किसी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें उपस्थित आवेश की क्या होती है, अनुपाती होती है, ये चालक की धारिता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई मान लेते हैं Q बराबर CV मान लेते हैं, Q बराबर क्या बोलते हैं, CV। तो C बराबर क्या हो जाएगा बेटा, C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। ये चालक की धारिता, जहाँ यहाँ पर सॉरी V होगा बेटा, जहाँ C एक क्या चालक की धारिता है। अब संधारित्र के संयोजन श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, इसको हमने बेटा पित्रोध की कॉडी से मैंने इसको बता रखा है, संधारित्र की श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में क्या होता है संयोजन। बिल्कुल इजी मेथड बताया है, बहुत इजी बताया, कुछ नहीं है बेटा, सिंपल है। ठीक, उसके बाद आपको विद्युत धारा, किसी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओम का नियम के बारे में बात करें तो ओम का नियम आपको सिंपल है कि उसमें परिपथ में उत्पन्न धारा
तथा विभवांतर के अनुपाती होती है, ऊपर नियम होता है। और उसमें आर को नियतांक मान लेते हैं, है ना। आप लेते हैं जो आर बराबर आर क्या नहीं था, आर एक प्रतिरोध हो जाएगा। जहाँ आर एक प्रतिरोध है तो इसके बाद श्रेणी क्रम बात करें तो प्रतिरोध और श्रेणी क्रम आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल चुके हैं बेटा, जो आप जाके लिंक से जैसे लिंक आप ओपन करेंगे तो आपको ये समांतर क्रम प्रतिरोध मिल जाएंगे। फिर किरचॉफ के नियम की बात करें तो किरचॉफ के नियम क्या था कि किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए। एक नियम जो प्रथम नियम है उसमें कहा है कि किसी परिपथ में बहने वाली समस्त धाराओं का बीज गति योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक। दूसरा नियम क्या क्या कि किसी बंद पास में, किसी बंद पास के बारे में बात करें, किसी बंद पास में लगे हुए प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उसमें वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम होता है। एम्पीयर प्रवृत्ति नियम बहुत सरल है, विस्थापन धारा बहुत सरल है बेटा। ठीक। चुंबकीय क्षेत्र भी आप सुना, चुंबकीय फ्लक्स भी सरल है, और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स आपको मालूम डिफाई होता है, जो मुझे बताया तुमने, है। इसे अणुचुंबकी, अणुचुंबकी, प्रचुंबकी, लवचुंबकी, ये तीनों आपको पढ़ के जाना है। इनमें तीनों से जरूर फंसेगा बेटा। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक। स्व प्रेरण और निर् प्रेरण गुणांक भी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। चुंबक कुंडली वेरी इंपॉर्टेंट। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वेरी इंपॉर्टेंट। बायो सेवन नियम ये तो बिल्कुल सरल। ये भी बायो सेवन क्या कहता है कि सिंपल, अगर किसी परिपथ, ये किसी एक कक्षण होती है, मतलब उसमें दूरी पी होती है, तो इसमें थीटा कोण बनता है, यहाँ पर धारा आई होती है। ठीक। और इसकी अल्प लंबाई डेल्टा एल होती है। ओके। और ठीक, तो इतना होता है। तो अगर इसमें इस परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, मतलब बी अनुपाती होता है किसके, धारा के अनुपाती होता है, और बी अनुपाती किसके होता है, इसके डेल्टा एल के अनुपाती होता है। ठीक। और उसके बाद किसमें बी, इसकी क्या है आपका धारा थीटा, थीटा पे उसके मतलब बी अनुपाती होता है, थीटा पे उत्पन्न होता है साइन थीटा हो जाता है, और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, तो बी अनुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/r हो जाता है। सभी बी के बराबर है तो बी बराबर लिख देते हैं, बी अनुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यहाँ पर सिंबल बनाते हैं तो बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट 4 पाई था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ओके। ये बायोसोनिक नियम हो गया। चलिए हमने बायोसोनिक नियम आपको समझा दिए। ठीक। उसके बाद ट्रांसफार्मर आपको सिर्फ उसकी कुंडली देखनी, प्रथम प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली में कैसे कैसे तार कैसे क्या करते हैं, कैसे कैसे कुंडलियाँ एक दूसरे जोड़ते हैं, ये वगैरह वगैरह आप लोग सिंपल उसको ट्रांसफार्मर के बारे में सिर्फ जब पढ़ना तो उसको देखते जाना कैसे कैसे जोड़ी गई है, उसके बारे में आप लोग बना के लिख सकते हो। फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम बात है तो बाएं हाथ के नियम कि अगर हम इसे किसी अंगूठे की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि सभी उंगलियां एक दूसरे के अविलंबवत हो, सभी एक दूसरे क्या हो, अविलंबवत। तो अविलंबित जो होती है तो अंगूठा जो होता है बल की दिशा, और ये वाली उंगली जो आपकी वैद्युत दिशा अवैद्युत धारा को प्रदर्शित करती है, इससे ये बल की दिशा को उठा, ये चुंबकीय क्षेत्र को, ये वैद्युत धारा को उत्पन्न करता है, प्रदर्शित करता है। सॉरी, वेट स्टोर सेतु बारे में, वेट स्टोर सेतु बिल्कुल इजी है। वेट स्टोर सेतु के बारे में बात करें तो वो भी इजी है बेटा, देख लो। वेट स्टोर सेतु, वेट स्टोर सेतु बारे में बात करें तो वेट स्टोर सेतु अगर देखा जाए तो इस तरीके जोड़ा जाता है। अब इसमें हम इसको जोड़ दिया, यहाँ पे कुंजी जोड़ देते हैं ना, यहाँ पे गैलोमीटर जोड़ देते हैं एक तो। ठीक। ओके चलो कोई बात नहीं, ये R1 R कर देते हैं, R पी क्यू आर एस ना, पी क्यू आर और एस। ठीक। धारा बढ़ा देते हैं, I1 R2 I3 आई धारा वगैरह। ठीक। धारा समान होती है हम लोगों का। ठीक है। ओके। अब इसमें देखो जाए तो इसमें यहाँ पर ए मान लो, यहाँ पर बी मान लो, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी मान लो। तो अगर देखा जाए तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किया जाता, सिंपल है ना। तो किसी परिपथ में ये मतलब वो डेट ए से डी के बीच में उत्पन्न विभवांतर, ए और डी के बीच में उत्पन्न विभवांतर, तो ए और डी के बीच उत्पन्न विभवांतर लिख देंगे, उत्पन्न विभवांतर। ठीक। ए डी बटे पी क्यू, या सॉरी ऊपर से पी सी ए सी बटे ए डी, और सी बी बटे बी डी। ठीक। अब इसके उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, मान लो इसको V1 मान लो, इसे V2 मान लो, इसे सॉरी AC मान लो, इसे आपका क्या मान लो AD मान लो। ठीक।
यहाँ पर आपका सी बी मान लो और यहाँ पर बी डी मान लो। अब विभवांतर सूत्र लगा दो। विभवांतर वाला क्या होता है, विभवांतर उसके ओम के नियम अनुसार, ठीक है। धारा उसमें विभवांतर के अनुपात होती है ना, तो ओम के नियम अनुसार, ओके, प्रतिरोध हमारे निकल आएंगे, है ना। तो विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, सिंपल है ना, आई आर होगा, ठीक। तो आई आर, तो आई और इसमें क्या आई आगे क्या पी है, इसमें क्या है आई क्यू है, इसमें क्या है आई आर है, इसमें क्या है आई एस है। अब देखो आई से आई फिनिश, आई से आई फिनिश, तो पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस, आर अपॉन एस है, ठीक। ये आपका V2 का निगमान बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी मैथ में बताया, इतनी इजी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत। ओके, फिर से मिलते हैं दूसरी वीडियो में।